हेलो बीएससी होम साइंस स्टूडेंट्स आपकी बुक चल रही है अप्लाइड साइंस के अंदर आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आईपीएम मतलब इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट या फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने जो फर्स्ट इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था वो था कॉकरोच, और आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे दीमक के बारे में। ये दीमक का जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है और ये किस तरीके से हमारे घरों को, हमारी खेती को नुकसान पहुंचाती है, इसका स्वभाव, इसका रहन सहन, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं दीमक के बारे में और किस तरीके से इसकी रोकथाम की जा सकती है आईपीएम के ज़रिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ टर्माइट? दीमक कैसी होती है? यह अपने समुदाय के साथ कॉलोनी पर निवास करती है। कॉलोनी एक समूह के रूप में कार्य करती है जो कॉलोनी के सर्वोत्तम हित के लिए काम करती है। मतलब जो दीमक होती है वह समुदाय, यानी कि जैसे हम लोग कॉलोनीज़ में रहते हैं ना, इस तरीके से रहना पसंद करती हैं। और इनका जो कार्य करने का तरीका होता है वो झुंड में होता है। मतलब इनको कुछ भी करना है तो ये झुंड में ही जाएंगे, ठीक है। और जो भी करते हैं ये अपने ग्रुप के हित के लिए करते हैं। और चींटियों का जो मतलब ये जो है चींटी की तरह, जैसे चींटियाँ होती हैं उस तरीके से दिखाई देती है। इनको सफ़ेद चींटी भी कहा जाता है दीमक को। और दीमक के समूह में 3 प्रकार की दीमक जो है मिलती है हमें, रानी, नर और श्रमिक। यानी कि एक रानी होती है, एक नर होता है और एक श्रमिक, यानी कि जो कार्य करते हैं। मतलब जो दीमक का जो झुंड होता है उसमें एक तो रानी होगी, एक नर होगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, और एक श्रमिक यानी कि फूड लाने के लिए और भी बहुत से काम होते हैं उसके लिए, जितने भी जो भी मतलब हैं वो सब श्रमिक होंगे। कॉलोनी में प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न रंग के होते हैं, ठीक है, कोई एक ही रंग का नहीं होता, अलग अलग रंग के हमें देखने को मिलते हैं। तथा इनमें से एक झुंड गहरे रंग का भी हो सकता है। इसके 6 पैर होते हैं तथा इसका शरीर जो है वो वक्ष युक्त होता है, जो प्रजनन में 2 जोड़ी पंख उपस्थित होता है तथा प्रजनन में 2 जोड़ी पंख उपस्थित होता है। मतलब ये है कि जो रानी, नर और श्रमिक हैं वो सब इसी झुंड में से हैं। कॉलोनी में प्रत्येक सदस्य जो है वो भिन्न भिन्न रंग के होते हैं। इनमें से एक झुंड गहरे रंग का होता है, उसके जो होते हैं वो 6 पैर होते हैं, ठीक है। इनका जो शरीर होता है वो वक्ष युक्त होता है और प्रजनन 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। प्रजनन के लिए यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए 2 जोड़ी पंख उपस्थित होते हैं। अब दीमक का आवास क्या होता है, मतलब व्हाट इज़ हैबिटेट ऑफ टर्माइट्स? जो दीमक होती है वो मिट्टी के अंदर या फिर आसपास नमी वाले स्थानों पर हमें देखने को मिलती है और यह समूहों में या फिर कॉलोनी बनाकर रहते हैं जिन्हें टर्मिटेरियम कहा जाता है, ठीक है। इसे मिट्टी, पानी और दीमक की लार से बनाया जाता है। मतलब जो इनका घर होता है एक तरीके से वो किसका बनता है, मिट्टी, पानी और दीमक की जो लार होती है उनसे बनते हैं, ठीक है। दीमक हल्की गीली मिट्टी में अपनी लार मिलाकर कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इनकी लार में उपस्थित द्रव पदार्थ धूप से सूखकर कठोर और मजबूत हो जाते हैं, ठीक है। जो धूप इनकी उस पर पड़ती है उससे इसमें क्या मिला हुआ है, मिट्टी, पानी और दीमक की लार। उससे जब उस पर धूप पड़ती है ये जो उसने घर बनाया है वो बहुत ज़्यादा ठोस हो जाता है, अगर आपने देखा भी हो कभी, ठीक है। इस कॉलोनी में बड़ी संख्या में छोटे छोटे कक्ष होते हैं। इन कॉलोनीज़ में क्या होते हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे से कक्ष होते हैं जिनमें ये खुद से निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। दीमक मिट्टी के अंदर या फिर आसपास तथा नमी वाले स्थान पर ही पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं दीमक भोजन में क्या खाती हैं। वॉट डू टर्माइट्स ईट इन फूड्स, ठीक है। दीमक भोजन में क्या खाएगी, यह एक विभिन्न प्रजातियों पर निर्भर करता है। यह सेलुलोज युक्त कार्बनिक पदार्थ को खाते हैं। यह आमतौर पर मृत पौधे, पत्ती, लकड़ी, कूड़े, मिट्टी तथा जानवरों के गोबर को ग्रहण करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं दीमक का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट।
दीमक के विकास को अपूर्ण कार्यपलट कहा जाता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। इसका जीवन चक्र रानी व नर दीमक के प्रेमालाप पर निर्भर करता है। मतलब कि जो हमारी रानी और नर टर्माइट्स होती हैं उनके उस पर निर्भर करता है इनका जीवन चक्र। ठीक है, ये निषेचन के बाद नई कॉलोनी बनाने के पश्चात रानी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं। मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है और जो कॉलोनी बनी है उनके अंदर ये सब रहते हैं। दीमक अपने जीवन में अनेक प्रजनन स्तरों से होकर गुजरता है, जिसमें प्राथमिक प्रजनन के अंतर्गत रानी के द्वारा अंडे दिए जाते हैं, जो लार्वा यानी कि लिम्फ अवस्था में होते हुए अंतिम वयस्क में विकसित हो जाते हैं। अंडे देने के बाद कुछ पीढ़ियों की देखभाल रानी और ड्रोन द्वारा तब तक की जाती है जब तक उसकी मदद करने के लिए पर्याप्त श्रमिक न हो जाए। हमने बताया था कि टर्माइट्स के जो झुंड होते हैं जैसे कॉलोनीज में रहती हैं तो उसमें रानी, नर और श्रमिक होते हैं। ठीक है, तो जब रानी दीमक जो है वो अंडे देती है तो अंडे देने के बाद उसकी जो मतलब देखभाल करते हैं वो कौन करते हैं, श्रमिक करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो दीमक का जीवन चक्र है यानी कि जो इसकी लाइफ साइकिल है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होती है। जैसे हमने देखा था कि कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल थी वो 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही थी। इसी तरीके से जो हमारे टर्माइट्स हैं उनका जो लाइफ साइकिल के स्टेप होते हैं वो कितने उसमें कंप्लीट होते हैं। तो जो टर्माइट्स होती हैं वो भी 3 मतलब तरीके से ही होकर गुजरता है, इनका जो जीवन काल होता है। ठीक है, फर्स्ट अंडे में यानी कि जो फीमेल है वो अंडे देती है, फिर सेकंड लिम्फ बनता है और फिर थर्ड वयस्क हो जाता है। मतलब सबसे पहले रानी जो है वो अंडे देगी, उसके बाद डायरेक्ट से लिम्फ बन जाता है और लिम्फ बनने के बाद वयस्क यानी कि जैसे टर्माइट्स थे अपने पेरेंट्स के हूबहू वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये है आपकी टर्माइट्स के लाइफ साइकिल का जीवन चक्र, आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले रानी जो है वो एगलिंग करती है और एगलिंग करने के बाद क्या होता है, डायरेक्ट लिम्फ बन जाता है और लिम्फ बनने के बाद डायरेक्ट एकदम से क्या बन जाता है, टर्माइट्स बन जाता है, यानी कि अपने पेरेंट्स के हूबहू वो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो टर्माइट्स होते हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। यही हमें देखना है आईपीएम की, क्यों आईपीएम पढ़ रहे हैं हम, इसीलिए हम आईपीएम पढ़ रहे हैं कि हम किस तरीके से दीमक को जो है वो नियंत्रण में कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल टर्माइट्स। निम्न तरीके अपनाकर इनको नियंत्रित किया जा सकता है। कड़वी चीज़ों का छिड़काव करके, दीमक को कड़वी चीज़ें व कड़वी गंध बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। नीम व करेले के रस का छिड़काव करके जहाँ पर दीमक लगी हुई है वहाँ पर नीम और करेले का छिड़काव कर सकते हैं आप। फिर सेकंड पॉइंट है आपका केरोसिन, यानी कि मिट्टी का जो तेल होता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए मिट्टी का तेल इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड है आपका नारंगी का तेल। ठीक है, इस तेल में डी लिग्निल तत्व पाया जाता है जो किसी भी तरह से के कीड़ों को नष्ट कर सकता है। फिर फोर्थ है सूर्य का प्रकाश। यदि किसी सामान में दीमक लग जाए तो उसको आप धूप में रख सकते हैं, उससे क्या होगा, वो जो है दीमक हट जाएंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ है आपका बोरबकस पाउडर। यह एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, इसके प्रयोग से दीमक का नियंत्रण जो है वो दीमक का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच मिलाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर 6th है आपका नमक का घोल। नमक एक तरीके से कीटनाशक की तरह कार्य करता है। दीमक पर नमक के घोल का छिड़काव करने से वह मर जाती है। ठीक है, तो ये आपने 5th पॉइंट है, ये रासायनिक पदार्थ है यानी कि जो हमारे आईपीएम के अंदर आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका आईपीएम के अंदर दीमक का टॉपिक। आपको अच्छे से इसको देखना है और अपना कॉपी में नोट डाउन करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।